हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, जो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्राइटल, डक्टाइल एंड इलास्टोमर्स, ये सभी चीज़ें क्या होती है ये भी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सॉलिड पर क्या अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसका शेप और साइज़ में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। उसके शेप और साइज़ में क्या आ जाएगा, चेंज। उसी पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हमने ले लिया एक क्या वायर ले लिया या एक सिलेंडर ले लिया। उस सिलेंडर पर हमने अप्लाई किया टेंसाइल फोर्स। उस पर हमने क्या किया, उसके लेंथ के अलोंग उसको क्या किया, हमने स्ट्रेच किया। हमने उसको स्ट्रेच किया तो जब हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, क्या आएगा उसके अंदर आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हमने क्या कहा था, उसी को हमने कहा था स्ट्रेस। उसी को हमने क्या कहा था, स्ट्रेस। जितना हमारा एक्सटर्नल फोर्स रहेगा उतना ही उसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेस। तो यहाँ पर अब जब भी हम किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की, तो एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं मतलब हम किसके बारे में बात करें, हम स्ट्रेस के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि जितना हमारा एक्सटर्नल फोर्स रहेगा उतना ही क्या रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। तो हम अगर बोलेंगे कि हम किसकी बात करें, एक्सटर्नल फोर्स की, मतलब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रेस की। तो यहाँ पर एक हमारे पास ग्राफ है, वो ग्राफ किसके लिए बना है, फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है कि किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें किस टाइप से क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, और वो स्ट्रेन पर किस टाइप से डिपेंड करेगा कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन क्या आएगा। और स्ट्रेन क्या था, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, दैट मीन्स डेल एल अपॉन एल। अगर हमने टेंसाइल स्ट्रेस था, अगर हमने उसके लेंथ के अलोंग उसको स्ट्रेच किया तो उसमें कौन सा स्ट्रेस आया था, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस से उसकी लेंथ क्या हो गई थी, चेंज। तो रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, उसी को हमने क्या कहा था, उसी को हमने कहा था स्ट्रेन। क्या कहा था, उसी को हमने कहा था स्ट्रेन। और वो कौन सा स्ट्रेन था, वो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। फिर अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि किसी सिलेंडर पर या किसी वायर पर हमने क्या अप्लाई करा, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया मतलब वहाँ पे क्या है, स्ट्रेस। हमने अप्लाई किया स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से हमने अप्लाई किया मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या है, स्ट्रेस। हमने जब स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसकी लेंथ में क्या है, फ्रैक्शनल चेंज, मतलब उसमें क्या आ गया, स्ट्रेन। तो उस एक्सपेरिमेंट को किया और उस एक्सपेरिमेंट में जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसके बेसिस पर ये ग्राफ बना। इसी एक्सपेरिमेंट को हम कंप्रेशन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर हम उसको स्ट्रेच करें, स्ट्रेच के बजाय अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तो क्या होगा, तो वो भी हम इसी टाइप से कुछ ग्राफ हमें मिलेगा। अब ये जो ग्राफ है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। कब? जब हम मटेरियल को चेंज करें, कि कभी हमने स्टील लिया तो कभी हमने क्या ले लिया, आयरन की रॉड ले ली, या कभी किसी और गोल्ड का सिलेंडर ले लिया। तो अगर हम मटेरियल्स को चेंज करेंगे तो मटेरियल टू मटेरियल ये ग्राफ भी क्या होगा, वेरी होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब ये ग्राफ क्या कहता है, देखो ये ग्राफ में हमारे पास फर्स्ट रीजन तो क्या है, O2A। ये जो O2A रीजन है इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है मतलब किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेन। आगे बढ़ रहा है मतलब किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, स्ट्रेन। और ऊपर जा रहा है मतलब किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, स्ट्रेस। ऊपर जा रहा है मतलब स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, आगे बढ़ रहा है मतलब क्या इंक्रीज हुआ, स्ट्रेन। क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन में क्या बताया है, स्ट्रेन। मतलब हम एक्स डायरेक्शन में, मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। और हमने वाई डायरेक्शन में क्या बताया है, स्ट्रेस। मतलब वाई डायरेक्शन में मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो OA रीजन है, ये आगे भी बढ़ रहा है और
ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो ये जो रीज़न है ये कैसा है? प्रोपोर्शनल रीज़न है। प्रोपोर्शनल रीज़न है मतलब एक चीज़ को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी रीज़न है कि हम जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब पॉइंट ए तक आने के बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दें, हम क्या करें? एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दे तो बॉडी फिर से जो सॉलिड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो फिर से क्या करेगा? अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। सॉलिड क्या करेगा? अपना ओरिजिनल पोजीशन, जो मटेरियल है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। कब? कि हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो उसमें स्ट्रेन आया, स्ट्रेस बढ़ाया तो लेंथ में चेंज आया, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, मतलब उसमें क्या आया? स्ट्रेन। स्ट्रेस बढ़ाया तो उसमें क्या बढ़ा? स्ट्रेन बढ़ा। तो ये कहाँ तक किया हमने? पॉइंट ए तक। पॉइंट ए तक किया हमने। अब अगर यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें तो बॉडी क्या करेगी? अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगी। मतलब अगर स्ट्रेस को हम ज़ीरो कर दे तो स्ट्रेन भी कितना हो जाएगा? फिर से ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या कहा? उसके बाद का जो रीज़न है हमारा, कौन सा रीज़न? ए बी रीज़न। अब ए बी रीज़न में क्या है? ए बी रीज़न, ये तो जो रीज़न था ये कैसा था? प्रोपोर्शनल रीज़न था कि एक चीज़ को जितना एक चीज़ को इंक्रीज़ किया उतना ही दूसरा चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये लीनियर प्रोपोर्शनल था। लेकिन ये वाला जो रीज़न है, रीज़न ए बी प्रोपोर्शनल रीज़न नहीं है। इसमें ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। हो सकता है हमसे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा सेम हो जाए, लेकिन रियलिटी में ये जो रीज़न है ये रीज़न बिल्कुल सेम रहेगा क्या? नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि हम अगर स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो उसके साथ लीनियरली, अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन लीनियरली नहीं बढ़ेगा, वो कुछ इस टाइप से बढ़ेगा कि देखो स्ट्रेन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया लेकिन स्ट्रेस सिर्फ इतना सा ही बढ़ा। तो कुछ ग्राफ ए से बी रीजन में ग्राफ कुछ इस टाइप से रहेगा कि थोड़ा सा ही स्ट्रेन बढ़ाने पर स्ट्रेस क्या हो रहा है? थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ा। मतलब ये जो रीज़न है, रीज़न ए बी, ये लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को हमने क्या कहा है? प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट ए को हमने क्या कहा है? प्रोपोर्शनल लिमिट। कि सिर्फ इसी लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या रहेंगे? लीनियर प्रोपोर्शनल रहेंगे, कि जितना एक को बढ़ाएंगे उतना ही दूसरा बढ़ेगा। तो पॉइंट ए तक तो दोनों एक दूसरे के लीनियर प्रोपोर्शनल रहेंगे, लेकिन पॉइंट ए के बाद दोनों एक दूसरे के लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा? ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी के अलोंग जो हमारा स्ट्रेस है, इस पॉइंट बी से हमने क्या किया? इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पर पॉइंट बी के लिए जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? उसको हमने रिप्रेजेंट किया है सिग्मा वाई। और सिग्मा वाई क्या है? हमारा यील्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा वाई को हमने क्या कहा है? यील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट बी के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू है, पॉइंट बी के लिए, ये पॉइंट बी से हमने यहाँ पर नॉर्मल डाला तो ये क्या है? इस पॉइंट बी के लिए स्ट्रेस की ये वैल्यू है। तो पॉइंट बी के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू है, उस स्ट्रेस की वैल्यू को हमने क्या कहा है? उसे हमने कहा है यील्ड स्ट्रेंथ। और उसे हमने किससे शो किया है? सिग्मा वाई से। और ये जो हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, इस प्रोपोर्शनल लिमिट को ही हम और क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। इस प्रोपोर्शनल लिमिट को ही हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। फिर उसके बाद हम कहाँ गए? हम बी से डी की तरफ गए। कहाँ गए? बी से डी की तरफ। तो अब बी से डी की तरफ फिर से ये लीनियर, देखो हमने क्या कहा कि ए तक तो वो क्या रहेगा? लीनियर प्रोपोर्शनल रहेगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब अगर स्ट्रेस ज़ीरो करेंगे तो स्ट्रेन भी, मतलब उसकी लेंथ में जो चेंज है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर ए टू बी वाला जो रीज़न है वो लीनियर रीज़न नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम पॉइंट बी पर भी एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दें, अगर पॉइंट बी पर भी हम क्या करें? एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो फिर से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगी। फिर से उसकी जो लेंथ में चेंज आया था वो फिर से क्या हो जाएगा? ज़ीरो, और वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगी। अब हम क्या किया? हमने अब रीज़न देखा कहाँ से? बी टू डी। रीज़न कौन सा देखा? बी टू डी। तो यहाँ पर देखो बी टू डी में इतना ज़्यादा चेंज आया किसमें? स्ट्रेस में। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा बी टू डी।
इतना ज़्यादा क्या बढ़ गया, इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े मतलब क्या बढ़ा, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस तो सिर्फ इतना ही बढ़ा है, स्ट्रेस सिर्फ इतना बढ़ा। जब बी से डी गए तो ग्राफ ऊपर ऊपर कितना गया, सिर्फ इतना सा गया, ऊपर गया मतलब किसकी वैल्यू बढ़ी, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ी। और आगे आगे गया मतलब किसकी वैल्यू बढ़ी, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ी। तो ग्राफ आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा मतलब स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम इंक्रीज हुई है। तो ये जो रीज़न है कहाँ से, बी से लेकर डी तक, ये वाला रीज़न फिर से कौन सा रीज़न नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तो कहाँ तक थी, सिर्फ ए तक। अब यहाँ पर फिर से हम अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेस कैसा बढ़ा, थोड़ा सा, तो अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस पॉइंट डी पर अगर हम क्या करें, फोर्स को रिमूव कर दें, पॉइंट डी तक हमने उसमें क्या कर दिया, स्ट्रेस अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते गए करते गए करते गए, हम क्या कर रहे हैं, लीनियरली थोड़ा थोड़ा धीरे 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 फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया तो ये लिमिट मिली, फिर ये लिमिट मिली, फिर ये लिमिट मिली। तो हमने क्या किया, फोर्स इंक्रीज करते करते, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते करते कहाँ तक आ गए हम, डी तक, डी रीजन तक आ गए, स्ट्रेस डी रीजन तक आ गया। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव भी कर दे, अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव भी कर दे, तो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करेगी क्या, ओरिजिनल साइज रिगेन नहीं करेगी। जैसे हम स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं कि स्प्रिंग में हम थोड़ा सा फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में क्या आ जाता है, चेंज। लेकिन हम अगर उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो फिर से अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर हम स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा ही खींच दे, स्प्रिंग को अगर बहुत ज़्यादा ही खींच दे तो फिर वो वापस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर पाता है क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया मतलब हमने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। अब इस पॉइंट पर जहाँ पर स्ट्रेस हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, अब वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। कौन, स्प्रिंग अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। और इस पॉइंट डी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, इस पॉइंट डी के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा यू। और सिग्मा यू क्या है हमारा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सिग्मा यू क्या है, ये पॉइंट डी के लिए स्ट्रेस की वैल्यू, पॉइंट डी के लिए किसकी वैल्यू, ये कहाँ पर बनाया हमने, स्ट्रेस पर। तो पॉइंट डी के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने क्या कहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसे हमने क्या कहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया, सिग्मा यू से रिप्रेजेंट किया। अब पॉइंट डी के बाद, पॉइंट डी के बाद देखो, या तो एक इस पॉइंट सी की बात रह गई ना, अगर पॉइंट सी की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि बी से डी के बीच में क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, हमेशा के लिए उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी के लिए उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन कितना आएगा, लेस देन 1%। कि यहाँ तक तो हमारे पॉइंट सी की अगर हम बात करें तो परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आ जाएगा, इसलिए इस पॉइंट सी को हमने क्या कहा है, परमानेंट सेट। इसमें क्या आ जाएगा, परमानेंट सेट, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, कितना आएगा वो, ग्रेटर देन, लेस देन या 1%, कि वो अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास उसमें डिफॉर्मेशन रहेगा। जो परमानेंट सेट है वो लेस देन है किसके, 1% के, कुछ 1% तक उसमें उससे भी थोड़ा सा कम डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन वो परमानेंट रहेगा। अब यहाँ से जब हम कहाँ गए, डी से आगे बढ़े, डी से आगे बढ़े तो ग्राफ कहाँ गया, नीचे गया, ग्राफ कहाँ गया, नीचे गया, नीचे जा रहा है मतलब स्ट्रेस क्या हुआ, कम, लेकिन आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब स्ट्रेन तो क्या हुआ, बढ़ा। ग्राफ नीचे गया मतलब कम कौन हुआ, स्ट्रेस, लेकिन आगे बढ़ा मतलब कौन बढ़ रहा है, स्ट्रेन तो बढ़ रहा है। इसका मतलब पॉइंट डी के बाद अगर हम किसकी बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, कि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद पॉइंट डी के बाद अब अगर हम स्ट्रेस को कम भी करेंगे, ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब अगर अब हम स्ट्रेस को कम भी कर देंगे तो भी स्ट्रेंथ तो क्या होगा, बढ़ेगा ही। ग्राफ तो आगे ही गया मतलब स्ट्रेंथ तो क्या होगा, बढ़ेगा ही। कब, जब हम स्ट्रेस को कम भी कर दे, स्ट्रेस को कम कर दे तो भी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा। और इस पॉइंट ई को हमने क्या कहा है, फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट ई तक अगर हम आ गए तो उस हमारे ऑब्जेक्ट में, उस सॉलिड में क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, उस सॉलिड में क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, वो टूट जाएगा। अब अगर ये पॉइंट डी और ई
किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी मटेरियल के लिए बहुत पास पास है, अगर ये दो पॉइंट पास पास है तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, ब्राइटल। उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे कि वो कैसा मटेरियल है, ब्राइटल मटेरियल है। और अगर ये पॉइंट डी और ए किसी मटेरियल के लिए बहुत दूर है, सपोज करो किसी के लिए यहाँ पर है पॉइंट, किसी के लिए यहाँ पर पॉइंट है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, डक्टाइल मटेरियल। क्या कहेंगे, या सिर्फ कहेंगे उसको डक्टाइल। अब बहुत से ऐसे भी मटेरियल्स है जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे अगर हम रबर की बात करें तो रबर को तो हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। ये जो हमारे नॉर्मल मटेरियल्स तो है वो तो क्या करते हैं, एक लिमिट तक, इस रीजन O to A तक तो क्या करते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियरली प्रोपोर्शनल रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये भी हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारा रबर है, रबर को तो हम बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, मतलब हमने उसमें क्या किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया, तो उसमें जो स्ट्रेन है वो भी, दो स्ट्रेन और स्ट्रेस है वो दोनों एक दूसरे के लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होते। रबड़ को तो हम बहुत ज़्यादा खींच देते हैं और जब रिलीज़ करते तो भी वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस ग्राफ को तो रबर फॉलो नहीं करेगा। इसी टाइप से हमारे हार्ट में एक टिश्यू होता है, उसका नाम होता है ओर्टा। क्या नाम होता है उसका, ओर्टा। तो जो ओर्टा टिश्यू है वो भी रबर की तरह ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और उसके बाद भी जब हम फोर्स को रिमूव कर सकते हैं, जैसे रबर की बात करें, तो वापस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। तो ये रबर और ओर्टा के लिए हमने ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ये ग्राफ बोल रहा है कि देखो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है फॉर स्मॉल स्ट्रेस, कि थोड़ा सा ही फोर्स अपने अप्लाई किया, स्ट्रेस कैसा है, थोड़ा सा ही है, स्ट्रेस थोड़े से के लिए, यहाँ पर स्ट्रेन कैसा है, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो स्ट्रेन है इस वाले रीजन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेन कैसा है, बहुत ही कम। यहाँ से यहाँ तक जाने में ग्राफ आगे तो बहुत कम बढ़ा है, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा चले गया। यहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ऊपर बहुत कम गया। तो ये रबर और ओर्टा जो टिश्यूज़ है, रबर की बात करें और ओर्टा टिश्यू की बात करें, तो ये इनका ना तो कोई एक प्लास्टिक रीज़न है कि कहाँ पर टूटेंगे, कुछ नहीं है, इनका कोई भी एक फिक्स नहीं है, ना तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई लीनियर रिलेशन नहीं है कि हाँ भाई स्ट्रेस बढ़ाया तो वो लीनियरली बढ़ रहा है। तो ना तो कोई लीनियर रीज़न है, ना तो इसमें अलग अलग कोई रीज़न है कि हाँ कि इतने पोर्शन तक ये इलास्टिक लिमिट बताएगा, फिर ये यील्ड पॉइंट इसमें रहेगा, फिर इसमें फ्रैक्चर आ जाएगा, कुछ भी इसमें कोई पर्टिकुलर रीजन्स भी नहीं है, किसकी रीजन, इसमें कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं, कारण वाला रीज़न नहीं, रीजन नहीं है इसमें। और ना तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो ऐसे मटेरियल्स को जो ना तो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, ना तो इसमें कोई पर्टिकुलर प्लास्टिक रीज़न होता है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमीटर्स। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमीटर्स। इतना क्लियर है सभी को। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।